चलिए, तो मैं क्लास शुरू करने से पहले पुनः वही चीज बता रहे हैं कि हमने आज की एनसीईआरटी हिस्ट्री 8 क्लास का चैप्टर 7 के जो शेष पॉइंट बचा हुआ है उसको पढ़ाएंगे। और आज 2 पॉइंट को हम टारगेट किए हैं। पहला है विलियम एडम की रिपोर्ट और दूसरा है अरविंद घोष का परिचय। विलियम एडम पर मैंने कल चर्चा किए थे, मैं आज फिर से आप लोग को बता देते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन थी, तो यहाँ पर प्राचीन काल के शिक्षा पद्धति के अनुसार से ही शिक्षा दी जा रही थी, लेकिन उस शिक्षा से लोगों में अंधविश्वास बढ़ रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने हित में लोगों को लाने के लिए एक नई शिक्षा पद्धति की कल्पना की थी और उसी कल्पना को साकार करने के लिए 1854 ईस्वी में भारत के गवर्नर को ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड स्थित अपने कार्यालय से एक चिट्ठी लिखे थे और उस चिट्ठी में बहुत कुछ वर्णन किए थे। उसके बाद उन्होंने अपने आदमी को वहां से भेजा था जिसका नाम था विलियम एडम की रिपोर्ट। विलियम एडम ने भारत आए और भारत के कोने कोने का लगभग भ्रमण किया, खास करके बिहार और पश्चिम बंगाल का एक एक चप्पे चप्पे का उन्होंने यात्रा किया और यात्रा के क्रम में उन्होंने भारत में जो शिक्षा पद्धति थी उसका गहन अध्ययन किया। कल मैंने बताया था आप लोग कि भारत की जो शिक्षा पद्धति थी वो बिल्कुल ही प्राचीन थी, सुन के शिक्षा ग्रहण करने वाली बात थी। पाठशालाएं निश्चित नहीं थी, एक भी स्कूल सरकारी या किसी राजा के द्वारा नहीं चलाया जाता था, सामूहिक होता था। मोहल्ला गांव के लोग मिलकर पाठशाला चलाते थे। कोई कोई ऐसे व्यक्ति थे, ज्ञानी थे, जो खुद से भी गुरुजी के रूप में अपना शिक्षण संस्थान चलाते थे। हेलो, हाँ कर रहे हैं हम, 10-15 मिनट की बात कर रहे हैं आपसे। तो उन्होंने जो देखा कि यहाँ पर सामूहिक शिक्षा चल रहा था, साथ ही साथ कोई कोई ज्ञानी लोग खुद ही पढ़ा रहे थे, लेकिन पढ़ने की जो टाइम टेबल था वो कोई निश्चित नहीं था। गुरुजी समय को देखते हुए शिक्षण का समय निश्चित करते थे और सबसे बड़ी विशेषता थी उस समय का कि जिस समय लोगों को काम रहता था उस समय स्कूलें या पाठशाला बंद रहती थी। जैसे धान की कटनी के समय स्कूल बंद रहती थी, धान की रोपनी के समय स्कूल बंद रहती थी, ताकि खेत में काम करने वाले बच्चे भी शिक्षा ले सके। तो इन्होंने जो यहाँ आया, इस सारे अध्ययन किए यहाँ के बाद, और यहाँ के अध्ययन के उपरांत अंग्रेज को जाकर रिपोर्ट सौंपा, यहाँ पर इस तरह की शिक्षा व्यवस्था है। वही रिपोर्ट पर लाया विलियम एडम का रिपोर्ट, जिस पर मैंने कल विस्तार पूर्वक बताए थे। आज हम इस पर और बोलना उचित नहीं समझते हैं, आज हम इसको नोट करवाएंगे आपको। चलिए इसको नोट कीजिए। विलियम एडम 1854 ईस्वी में भारत की शिक्षा व्यवस्था के जांच पड़ताल करने के लिए भारत आए थे। यहाँ के कई क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया, जिसमें से बिहार और बंगाल का मुख्य रूप से भ्रमण किया और पाया कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था काफी प्राचीन है। चूंकि यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी उसके लिए कोई निश्चित पाठशाला या शिक्षक नहीं होते थे, क्योंकि यहाँ जो शिक्षा दी जाती थी उसके लिए कोई निश्चित पाठशाला या शिक्षक नहीं होते थे। हाँ, कुछ
सामूहिक रूप से शिक्षा जरूर दी जाती थी, वहीं कुछ ज्ञानी लोग द्वारा स्पेशल रूप से भी शिक्षण संस्थान को चलाया जा रहा था, जहां 10 से 20 छात्र पढ़ते थे रहते थे। साथ ही पठन पाठन हेतु किताब कॉपी कलम नहीं रहती थी, बल्कि मौखिक शिक्षा दी जाती थी। तो छुट्टी के विषय में बता दें, स्पेशल पढ़ाया था तो सब के लिए अलग अलग होता था, मानसिक मतलब युद्ध के लिए अलग नहीं, वो नहीं था एक साथ। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि सब क्लास एक ही जगह बैठता था। हाँ, लेकिन मना क्लास की अलग अलग बहुत मालूम छुट्टी है, ये दो चीज को जो मेंशन कर देते हैं। क्या है इतना ही नहीं, सभी वर्ग के छात्र एक ही क्लास में बैठकर अध्ययन करते थे और छुट्टियां जो होती थी स्कूल में, वह लोगों के काम को देखकर होती थी। जब किसान के खेत में फसल को लगाया जाता था या काटा जाता था, उस समय छुट्टियां होती थी ताकि खेत में काम करने वाले बच्चे भी शिक्षा ले सके। इस तरह से विलियम एडम ने शिक्षा के संबंध में जो देखा उसको एक रिपोर्ट बनाकर इंग्लैंड को सौंपा। वही रिपोर्ट विलियम एडम का रिपोर्ट कहा जाता है। इस तरह से आप लोग विलियम एडम की रिपोर्ट जो थी उससे अवगत हो गए और जान भी गए और लिख भी लिए। हम अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है अरविंद घोष का परिचय। जी, अरविंद घोष का परिचय मैं बता दूं, अरविंद घोष भी इसी शिक्षा के समर्थन में कुछ कहे हैं। अर्थात मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोग को कि विलियम एडम जब रिपोर्ट सौंपा अंग्रेज को, तो अंग्रेज ने उस पर गहन अध्ययन किया और फिर गहन अध्ययन के बाद उस रिपोर्ट के बाद यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का एक अलग रूपरेखा तैयार किया, एक शेड्यूल तैयार किया और उस शेड्यूल के अनुसार भारत में शिक्षा देने का निर्णय लिया। उसी शेड्यूल के समर्थन में अरविंद घोष ने कुछ बोले हैं, उसी के संबंध में आज जानना है। पहले मैं बता दूं, अरविंद घोष कलकत्ता के रहने वाले थे, जिसका जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को हुआ था और 1908 ईस्वी को इन्होंने मुंबई में एक सम्मेलन में इस शिक्षा नीति अर्थात अंग्रेज की जो नई शिक्षा नीति भारत में लागू हुआ था उसके समर्थन में उन्होंने भाषण दिया था और लोगों को बताया था कि आप जो शिक्षा ले रहे हैं या फिर जो काम कर रहे हैं आप अपने स्टाइल में करते रहिए। साथ ही साथ अंग्रेज की जो शिक्षा नीति है, जो नई शिक्षा नीति है, ये भी आप ग्रहण कीजिए, इसको भी स्वीकार कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। खास करके भारत के छात्रों से अनुरोध किया था कि इस शिक्षा नीति को अपनाने के बाद आप में एक नई तरह की वैज्ञानिक चेतनाएं उत्पन्न होगी, एक उच्च ज्ञान का दर्शन होगा और फिर आपका विकास तो होगा ही होगा, साथ ही साथ भारत दुनिया से जुड़ जाएंगे, दुनिया के उच्च तकनीक जो है, उच्च विचार जो है उससे जुड़ जाएंगे। अतः ये नई शिक्षा नीति को आप लोग
ग्रहण कीजिए, समर्थन कीजिए, इग्नोर नहीं कीजिए। यही थे अरविंद घोष। और मैं बता दूं, अरविंद घोष एक राष्ट्रवादी व्यक्ति भी थे और भारत के राष्ट्रवादी व्यक्ति जो भी थे इससे परिचित थे, साथ ही साथ बहुत सारे आम लोग भी इससे परिचित थे और सभी को यह विश्वास था कि ये जो कुछ कर रहे हैं वह बिल्कुल सत्य कहते होंगे। अतः इसके बातों पर बहुत सारे लोग अमल किया और फिर अंग्रेजी जो नई शिक्षा नीति थी उसको लोगों ने एक्सेप्ट करने लगा, स्वीकार करने लगा, जिससे भारत में भी एक नई चेतना जगी और फिर पश्चिमी जो शिक्षा नीति था उसका यहाँ पर प्रसार प्रसार होने लगा। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं अरविंद घोष का नई शिक्षा नीति को यहाँ पर प्रचार प्रसार करने में अहम भूमिका है। तो शायद समझ गए अरविंद घोष के विषय में, क्या और जानना है कुछ इसमें? डरे आप? अरे सुनो करवा देते हैं। तो शायद समझ गए इसके विषय में। अब आप लोग इसको नोट कर दीजिए। देखिए, अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। वह एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेज की नई शिक्षा नीति का स्वागत किया था और 1908 ईस्वी में मुंबई के एक सम्मेलन में उन्होंने भाषण देते हुए अंग्रेज के नई शिक्षा का समर्थन में बहुत सारे बातें कही थी। इसके बाद अंग्रेज की नई शिक्षा नीति का प्रसार भारत में होने लगा, जिससे भारत में एक नई चेतना का संचार हुआ जो भारत को सभ्य की ओर ले गया, जो भारत को सभ्य की ओर ले गया। चलिए, तो अब हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अतः आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देंगे।